हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सुन राठौर। आज हम देखते हैं रेखिक आवर्धन। अब तक हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया, दर्पण के प्रकार पढ़ लिए। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को हमने 1 बाय 1 पढ़ लिया, उनके सूत्रों का निर्माण कर लिया, पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब इसमें मेन प्रश्न आता है रेखिक आवर्धन। अब रेखिक आवर्धन होता क्या है, जनरली हम समझते हैं। तो रेखिक आवर्धन वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के ऊपर आधारित रहता है कि जिस तरह से अब हमने दर्पण पढ़ा, दर्पण के अंदर हम दर्पण के सापेक्ष अर्थात सामने वस्तु रखते हैं। तो जब वस्तु रखेंगे तो वस्तु की कुछ लंबाई होगी, ठीक है। और जब वस्तु रखेंगे तो उससे निकलती है कोई किरण जो दर्पण से आकर टकराती है। टकराने के बाद में एक प्रतिबिंब का निर्माण करती है वो किरण, ठीक है। तो अगर वस्तु की लंबाई होगी तो बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी, ठीक है। अब इस तरीके से हमने समतल दर्पण पढ़ा, तो समतल दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब बनता है और उसकी भी रेखिक आवर्धन होता है। लेकिन समतल दर्पण में एक अच्छी बात यह रहती है कि जितनी समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई होगी इतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी। अर्थात समतल दर्पण के अंदर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई बराबर बराबर होगी। तो इस तरीके से समतल दर्पण के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमने मान लिया कि 5 मीटर वस्तु की लंबाई है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी इतनी ही बनेगी, क्योंकि पूरे समतल होता है, उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु रहेगी इतना ही प्रतिबिंब उसके सामने सापेक्ष रूप में बन जाएगा। लेकिन अब कुछ डिफिकल्ट यहाँ आने वाला है कि जब हम गोली दर्पण की बात करेंगे तो जनरली आपको पता होगा कि गोली दर्पण के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। हमने जो गोली दर्पण के अंदर सूत्रों का निर्माण करा है, एक सूत्र हमारा अवतल दर्पण का सूत्र निकाला, एक हमने उत्तल दर्पण का निकाला। जो दर्पण का सूत्र हमने निकाला था उन सूत्रों में हमने जो डायग्राम बनाए थे, ये देखिए, एक डायग्राम हमने अवतल दर्पण के अंदर ये वाला बनाया था, उत्तल दर्पण के अंदर ये वाला बनाया था। तो 2 डायग्राम हमने बनाए थे, 2 चित्र हमने बनाए थे। अब जब हम रेखिक आवर्धन की बात करेंगे तो रेखिक आवर्धन के अंदर इन दोनों डायग्राम चित्रों की आवश्यकता लगेगी। तो मैंने 1 बाय 1 दोनों डायग्राम को यहाँ थोड़ा छोटा रूप में यहाँ बना दिए, क्योंकि इसमें से हम इसके कुछ पार्ट्स अर्थात इसकी कुछ भुजाएं जो भी त्रिभुज हम उसकी बात करेंगे तो हम लेंगे। अब अगर मैं ये डायग्राम यहाँ नहीं बनाऊं और डायरेक्ट आपको बोलूं तो आपने दर्पण सूत्र पढ़ा, लेकिन वो चीज थोड़ी दूर हो जाएगी, बार बार आपको खोल के देखना पड़ेगा काफी, इसलिए मैंने आपके यहाँ सुविधा के लिए यहाँ पे सामने बना दिए। अब सबसे अच्छी बात यह कि जब गोली दर्पण में हम प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी की लंबाई की बात करेंगे दोनों की, तो इसमें जब रेखिक आवर्धन की बात होगी तो गोली दर्पण के अंदर सबसे सिंपल तरीका ये है, इसकी परिभाषा ये है कि गोली दर्पण में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों इसकी कंडीशन पे अर्थात इसकी स्थिति पे निर्भर करती है कि वस्तु कहां पर रखी हुई है, ठीक है। अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हुई है तो गोली दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर इसका अलग अलग कैलकुलेशन बताया गया है। अब रेखिक आवर्धन की जो सिंपल परिभाषा की बात करें तो रेखिक आवर्धन की सिंपल सी परिभाषा यही है, रेखिक आवर्धन के अंदर बोला जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं। सिंपल सा इसकी परिभाषा रहेगी। तो मैं यहाँ पे कम शब्दों में परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूं, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए, जिस हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा था इसकी परिभाषा सिंपल सी इसकी परिभाषा है। देखिए, रेखिक आवर्धन की परिभाषा है कि यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत, तो आइए हम देखते हैं दोनों डायग्राम में। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और जो ये सेंटर रेखा यहां निकली हुई है, सेंटर लाइन इसकी निकली हुई है, ये देखिए, जो जिस पर पॉइंट P ध्रुव वक्रता केंद्र और जो यहां पर वस्तु रखी है, ये वाला जो रेखा है ये है इसका मुख्य अक्ष। इधर ये B, P और C जिस पर बिंदु ये भी मुख्य अक्ष है, तो लंबवत रखी हुई है। तो देखिए, ये दर्पण है और इसके लंबवत इधर भी वस्तु रखी हुई है, ये दर्पण है, इसके लंबवत इधर भी वस्तु रखी हुई है। लंबवत का अर्थ होता है 90 डिग्री में रखी हुई वस्तु मुख्य अक्ष के जस्ट सामने। जैसे कि मान लीजिए कि ये रेखा है, यहाँ पे हमारा दर्पण बना हुआ है और जस्ट इसके सामने रखी है, तो ये दोनों देखिए, ये हमारा दर्पण है और ये वस्तु रखी है, तो लंबवत का अर्थ है 90 डिग्री का। यहाँ पर ये कितने का, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये वाला कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कितने का, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अर्थात इसको हम लंबवत
और इंग्लिश में देखा जाए तो परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर दर्पण के सामने वस्तु इसके लंबवत रखी है, इधर भी लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से परिभाषा देखिए, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब अर्थात ये वाला बनने वाला प्रतिबिंब यहां बन रहा है, इसमें यहां बन रहा है प्रतिबिंब, यहां इसमें यहां बन रहा है। देखिए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। उल्टा का अर्थ देखिए, वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बना है। और वास्तविक है, वास्तविक का अर्थ है ये काल्पनिक नहीं है, ये क्या है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक देखिए, ये लाइन मैंने डैश वाली नहीं बनाई, सीधी लाइन बनी है, सीधी लाइन। देखिए वास्तविक लाइन ऐसी रहेगी, सीधी लाइन, जब मैं वास्तविक बात करूं ऐसे सीधी रहेगी, और काल्पनिक की बात करूं तो ऐसी, ये डैश वाली, ये काल्पनिक रहेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन बनी है तो ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है। ठीक है, तो ये लाइन देखिए, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा बना है। अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बना है, जबकि यहां देखिए ये डैश वाली लाइन है, तो उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक है। देखिए इधर वस्तु है और जस्ट इसके सामने प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये सीधा और काल्पनिक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ये परिभाषा है, इस परिभाषा को आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद में इसको हटाने के बाद यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। मैं ये चीजें इसलिए साथ में लेके चल रहा हूँ, यहाँ छोटी जगह में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दोनों डायग्राम के अंदर मैं समझाता जाऊंगा, तो आपको आराम से रेखिक आवर्धन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मेन बात है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। जो ये हमारा रेखिक आवर्धन है, इसे स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। तो आराम से इस परिभाषा को आप उतार लीजिए, देख लीजिए, वीडियो रोक कर इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका सूत्र बनेगा रेखिक आवर्धन स्मॉल एम, ये जगह नहीं है तो मैंने इसको नीचे लिखा है, रेखिक आवर्धन स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई उसके बटे में वस्तु की लंबाई। मैंने अभी बताया था आपको, परिभाषा में बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहा जाता है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन इसका अनुपात वस्तु की लंबाई, अनुपात का अर्थ होता है एक दूसरे के बटे में, प्रोपोर्शनल, इस एक दूसरे के बटे में। तो ये रेखिक आवर्धन का सूत्र है, स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई उसके बटे में वस्तु की लंबाई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर देखिए, अगर वस्तु की लंबाई, अगर वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ, अगर वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई, अगर प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई हो, तो समझना, इसमें बोला गया है कि अगर वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई हो, तो रेखिक आवर्धन का सूत्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं, रेखिक आवर्धन का हम सूत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं कि रेखिक आवर्धन का हम सूत्र किस तरह से बना सकते हैं। अगर देखिए तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है, रेखिक आवर्धन। ठीक है, तो पहले हम प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या निकली हमारे पास में, कैपिटल आई। ठीक है, और वस्तु की लंबाई है कैपिटल ओ। तो इस तरीके से इस सूत्र का निर्माण होगा। ये रेखिक आवर्धन का सूत्र है, रेखिक आवर्धन स्मॉल एम, तो रेखिक आवर्धन स्मॉल एम बराबर, अगर वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ, अगर वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई हो, तो देखिए ये प्रतिबिंब की लंबाई आई और इसके बटे में वस्तु की लंबाई। तो इस तरीके से हम इसको, यह क्या है, यही रेखिक आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है, यही रेखिक आवर्धन का सूत्र है जो हमने लिखा है, यही रेखिक आवर्धन का सूत्र है। अब हम 1 बाय 1 दोनों अवतल और उत्तल दर्पण की रेखिक आवर्धन क्षमता को ज्ञात
अब हम दोनों दर्पण के लिए रेखिक आवर्तन की बात करते हैं कि दोनों दर्पणों में हम रेखिक आवर्तन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, लिखिए कि दोनों दर्पणों के लिए रेखिक आवर्तन दोनों दर्पणों के लिए रेखिक आवर्तन। तो दोनों दर्पणों के लिए रेखिक आवर्तन होगा क्या, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के लिए रेखिक आवर्तन समझते हैं। तो लिखिए, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। ये अवतल दर्पण के लिए भी है, ये उत्तल दर्पण के लिए भी, दोनों दर्पण के लिए ये आपस में समरूप है। तो हम देखते हैं, देखिए ए बी पी एक त्रिभुज, जिसमें अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं अभी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आपस में समरूप है, अर्थात इनकी भुजाएं आपस में समान है। मतलब दोनों जो त्रिभुज बताए गए हैं बिल्कुल समान है, इनकी जो डायरेक्शन है, जो इनकी दूरियां, लंबाई, चौड़ाई, इनके एंगल, ये पूरे एक जैसे। सिर्फ इनके दो नाम है, एक का ए बी पी और एक का ए डैश बी डैश पी, इसके द्वारा बताया गया। सेम उत्तल दर्पण में आ जाते हैं हम, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आपस में ये भी समरूप है। तो यहां बोला गया दोनों दर्पणों के लिए, अपन बात कर रहे हैं दोनों दर्पणों के लिए कंडीशन बताई गई है। तो देखिए, अगर ये साइड ए बी बाय ए डैश बी डैश, अगर इस साइड की बात करें हम ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो एक साइड तो ये हो गई हमारी, और एक साइड की और मैं बात करता हूं। ठीक है, एक तो साइड ये हो गई और एक हो जाएगी पीबी बाय पीबी डैश, पीबी बाय पीबी डैश। एक साइड तो ये हो गई हमारी ए बी, एक साइड तो हो गई ए बी बाय ए डैश बी डैश। देखिए, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों बराबर है। ए बी बाय ए डैश बी डैश ये समरूप है। सेम ए बी बाय ए डैश बी डैश, इधर भी सेम ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों में आपस समान है, ये दोनों में आपस समान है, इसलिए ये कॉमन साइड है, इसलिए हमने लिख दिया यहां पर। अगर इन साइडों को मैं घुमा दूं, देखिए, अगर या करके लिखते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल, इसको भी ऊपर ले जाए, पीबी डैश बाय पीबी, इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अगर मैंने ए बी बाय ए डैश बी डैश लिखा और पीबी बाय पीबी डैश लिखा, ये अभी हम समझ गए कि ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, आपस बराबर, ये भी ए बी, ये ए डैश बी डैश आपस बराबर, तो मैंने ए बी बाय ए डैश बी डैश लिख दिया। फिर जो पीबी की बात करें तो पी से बी और पीबी डैश, पी से बी और पीबी डैश ये भी आपस में समान है, तो मैंने इसके समान दोनों को आपस में लिख दिया बराबर। यहां पे आप देख लीजिए पीबी बाय पीबी डैश, पीबी बाय पीबी डैश, तो इनको मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं अगर इनको पलट दूं, इनको उलट दूं, तो मेरे से कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई और नीचे वाली साइड थी ऊपर चली गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, मैंने इन दोनों डायग्राम के अंदर आपको समझाया है, तो इनको देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करके इसके आगे प्रश्न बढ़ाने वाला, तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए, तो अब हम दो दर्पण हमारे पास, लेकिन सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी है, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने निकाला था अभी, वो वाला मैंने यहाँ प्रीवियस में लिख चुके हैं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 चीजों की बात होगी। सबसे पहले तो वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई। सबसे पहले हम वस्तु की लंबाई की बात करेंगे, इसको और भी छोटा लिखता हूं, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। अब वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी, तो मैंने यहां लिखा ए बी। ठीक है, अब
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, देखिए ये तो वस्तु की लंबाई ए बी, ये ए बी, ये वस्तु की लंबाई, सॉरी अभी इसकी बात कर रहे हैं आप, इधर की बात कर रहे हैं, इधर की बात नहीं कर रहे। वस्तु की लंबाई ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, देखिए ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु है, तो पीबी, वस्तु दूरी क्या आएगी, पीबी बराबर, यहां बराबर लगाओ, यहां भी कुछ आएगा है ना, यहां भी कुछ आने वाला है, ये डैश बी डैश है, यहां भी कुछ आएगा, इधर भी आएगा। अब वस्तु की दूरी बता दी कि इससे यहां तक दूरी है, तो पी से बी तक की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो पीबी डैश लिखिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी है पीबी डैश, इसको बराबर करके मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये चार चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला है वस्तु की लंबाई, दूसरी है प्रतिबिंब की लंबाई, तीसरा है वस्तु की दूरी, चौथा है प्रतिबिंब की। तो सबसे पहले हम वस्तु की दूरी देखेंगे, तो वस्तु की दूरी आएगी प्लस ओ, कैपिटल ओ, प्लस कैपिटल ओ। प्लस कैपिटल ओ क्यों आएगी, यहां देख लेते हैं हम कि ये है हमारे वस्तु दूरी और आपतित किरण इसमें जा रही है। देखिए आपतित किरण किधर जा रही है, इस दिशा में, ठीक है। आपतित किरण जिस दिशा में जा रही है, वस्तु भी उसी दिशा में जा रही है। देखिए वस्तु ए से आई, वस्तु ऐसी है और लाइन ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे होते हुए ऐसे जा रही है, अर्थात जो वस्तु है, वस्तु आपतित किरण की दिशा में रखी हुई है, वस्तु आपतित किरण की दिशा में रखी हुई है। और यहां पर जो तीर का चिन्ह है, देखिए ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है, अर्थात वस्तु जो है आपतित किरण की दिशा में ही है, तो वस्तु आएगी प्लस ओ, ठीक है। अब है प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, यहां पर हम प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई इस तरीके से बनेगी, ये आपतित किरण इधर जा रही है, जबकि प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ से नापी जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ नापी जा रही है। यहां से यहां लंबा डाला, इसमें ऐसे आपतित किरण ऐसे है और प्रतिबिंब की लंबाई ऐसे, अर्थात ये इसके अपोजिट साइड है, तो इसका आ जाएगा माइनस आई, इसका आ जाएगा माइनस आई, नकारात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपतित किरण इधर जा रही है, ठीक है, ये ऐसे, अगर ये ऐसे जाती, अगर ऊपर की तरफ जाती तो हम इसको पॉजिटिव बोल सकते थे, लेकिन ये जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है, अर्थात ये अपवर्तित दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। और जब आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम दूरी को नापते तो नकारात्मकता में आएगी, इसलिए जो आई है ये हमने काय में लिखा, माइनस आई लिखा, ठीक है। अब वस्तु की दूरी की बात करें, वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी जनरली होती है स्मॉल यू, वस्तु की दूरी यू होगी, ठीक है। अब यू होगी, लेकिन वो प्लस होगी कि माइनस होगी रहेगी तो वस्तु कहां से कहां है, पी से बी, वस्तु पी से बी, देखिए पी से बी, जबकि आपतित किरण इधर है और नाप इधर है, आपतित किरण इस दिशा में है और नाप हम इधर है, तो जो यू है ये भी आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि पी से बी तक यू हो रहा है। अगर बी से पी तक नापते हम तो धनात्मक होता है, क्योंकि वो आपतित किरण की दिशा में, और पी से बी तक नकारात्मक है, क्योंकि ये अपवर्तित दिशा में, अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v होता है, जनरली हम लेंस सूत्र में देख चुके हैं तो इसका v होगा, सॉरी दर्पण सूत्र में देख चुके हैं तो इसका v होगा। अब v तो लिख दिया हमने, लेकिन ये प्लस या माइनस, तो देखिए पी बी डैश सेम एज इट इज, जिधर पीबी है उधर ही पीबी डैश है, ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण इधर जा रही है, ये विपरीत दिशा में, तो ये भी काय में आएगा, माइनस में आएगा, ये भी किस चार्ज में आएगा, नेगेटिव चार्ज में आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चारों बताया, इसको देख लीजिए, मैं इसको आप सूत्र में ढालने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए अब जो ये चारों चीज हमें प्राप्त हो गई, आप लिखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में इन चारों का मान रख देते हैं। तो आप देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, बराबर करके यहां लिख रहा हूं, देखना है ना। पहला क्या है, ए डैश बी डैश, तो देखिए ए डैश बी डैश क्या है हमारा, माइनस आई, ए डैश बी डैश क्या हमारा माइनस आई। ये एक काम करते हैं हम, इसको यहां उतार लेते हैं, तो ए डैश बी डैश ए बी इक्वल पी बी डैश पी बी, ठीक है। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या हमारा माइनस आई, ए बी, तो ए बी क्या हमारा ओ।
अब यहाँ प्लस नहीं लगा रहा हूं, प्लस लगाने की जरूरत है, सिर्फ बताने के लिए थी। अब ये O इक्वल पीबी डैश, तो पीबी डैश क्या है माइनस वी, और पीबी, तो पीबी क्या हमारा माइनस यू, पीबी क्या हमारा माइनस यू। अब ये तो माइनस से माइनस हट जाएगा, ठीक है। सेम इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो चुका है। अगर हम इसको और भी कुछ देखना चाहें तो देखिए आगे, ठीक है। तो देखिए जब ये माइनस से माइनस तो पूरी तरह से कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा इधर आई बचेगा, इधर ओ बचेगा, आई अपॉन ओ इक्वल वी बाई यू। ये माइनस से माइनस कट गया तो ये बचेगा। अब यहां पे लगा माइनस, तो हम यहां माइनस देखें या वी पे माइनस लगा दे, बात एक ही, आई पे माइनस लिखो या वी पे लिख दो। तो ये आई तो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन दूरी मापते का इसे हम वी से, समझना। आई तो दूरी को प्रदर्शित करता है कि आई का मतलब होगा प्रतिबिंब की दूरी, आई का मतलब होगा प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन दूरी को मापने का जो मेजरमेंट है वो क्या है, उसको हम काय से प्रदर्शित कर रहे हैं, वी से। तो वी से कर रहे हैं, तो ये वाला जो माइनस है वो हम इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। तो ये वाला माइनस हमने यहाँ लगा दिया। अब इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन का सूत्र है, या अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन का सूत्र है। इस तरीके से हम यहाँ पे स्मॉल एम लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और यही अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन का सूत्र हमने निर्माण करा है। अब जो हमारा अगला बच्चा है वो है उत्तल दर्पण के लिए, तो इसके बाद में मैं उत्तल दर्पण का बता। तो देखिए अब हम उत्तल दर्पण के बारे में इसका रैखिक आवर्धन निकालते हैं। जो हमारा समीकरण नंबर 1 है वो तो हमें उसमें भी काम दिया, तो इसमें काम देगा, हमने इसको कॉमनली यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम उत्तल दर्पण के अंदर देखते हैं, तो वस्तु की लंबाई, तो जो वस्तु की लंबाई है, देखिए वस्तु की लंबाई यहाँ से आपतित किरण की दिशा में जा रही है, सेम एज इट इज जैसा मैंने अभी बताया था आपको अवतल में, सेम इसके अंदर भी ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी, ऐसे घूमने के बाद ऐसे जाएगी, तो अर्थात ये आपतित किरण की दिशा में, तो ये तो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये धनात्मक रहेगी इसकी दूरी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई की। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई इधर क्या था कि प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर से नीचे की तरफ हम नाप रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, जबकि आपतित किरण की दिशा ऐसे जा रही है, तो नीचे से ऊपर जानी थी, तो ये विपरीत दिशा में थी, विपरीत दिशा में होने के कारण ये नेगेटिव आई थी। लेकिन ये देखिए ऐसे लाइन जा रही है, समझ, ऐसे लाइन जा रही है और इसमें ऐसे शामिल हो गई, तो ये ऐसे जा रही लाइन ऐसे जा रही है, और ये भी सेम, तो ऐसे जाने वाली लाइन के साथ में ये भी सेम शामिल हो रही है, तो ये भी आपतित किरण की दिशा में हो गई है, ठीक है। ये भी आपतित किरण की दिशा में हो गई है, ये लाइन आपतित किरण ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, तो दोनों सम्मिलित होकर साथ में जाने लग जाएगी। तो जो आई है, आई भी काय में आएगी, धनात्मक आएगी, आई भी क्या रहेगा, धनात्मक, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई है वो भी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। अब वस्तु की दूरी देखिए, तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु P से B, समझना, सभी इसमें ऐसे जा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम P से B तरफ नाप रहे हैं, जबकि B से P नापते तो पॉजिटिव आता, तो इसमें भी एक ये क्या है कि ये नेगेटिव आएगा, जो PB है ये माइनस यू, ये माइनस यू, माइनस में आएगा यू, इसलिए माइनस में आएगा कि आपतित किरण इस दिशा में, लेकिन नाप हम इधर है, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए वस्तु इधर है लेकिन प्रतिबिंब इसके इधर की तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब सामने बन रहा है, अर्थात ये धनात्मक आएगा, क्या आएगा, ये धनात्मक। P से B डैश बन रहा है तो ये धनात्मक आएगा, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव चीज है। तो इसमें 3 दूरियां, 2 लंबाई और 1 दूरी, ये तो धनात्मक है, सिर्फ 1 नेगेटिव है। अब हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, एक में मान रखते, एक को यहां उतार देते पहले, A डैश B डैश, A डैश B डैश AB इक्वल PB डैश PB, ठीक है। अब A डैश B डैश देखिए, A डैश B डैश क्या है हमारे पास में, I अपॉन AB क्या है हमारे पास में, O इक्वल PB डैश क्या है हमारे पास में, V, और PB क्या है हमारे पास में, U, लेकिन काय का U माइनस का है। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैंने अभी जो बताया आपको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए वस्तु की लंबाई बता दी आपको सभी यहाँ पे, क्योंकि वस्तु की लंबाई देखिए, जो वस्तु की लंबाई है वो इस तरीके से धनात्मक आ रही है, क्योंकि ये आपतित किरण दिशा में। उसके बाद में फिर प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई आपतित किरण दिशा में ये भी धनात्मक आएगी, लेकिन वस्तु की दूरी, तो वस्तु
दर्पण के पीछे की तरफ रखी है, अर्थात नेगेटिव होगी, से दर्पण की जो पीछे की तरफ रहेगी वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ध्रुव से इधर की तरफ अगर हम नापेंगे तो ऋणात्मक आएगी, ध्रुव से उधर की तरफ नापेंगे तो धनात्मक आएगी। तो जो ये वस्तु दूरी है P से B तक की वो नेगेटिव है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी इधर की तरफ है तो धनात्मक रहेगी, सिंपल सी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमें। उसके बाद में ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 था हमारा A' जो कि अवतल दर्पण में भी यूज हुआ था और हमारे यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी यूज हो रहा है। तो इनका हमने यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 रखी, सिंपल सा इनमें से मान उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो माइनस नीचे है तो समझिए, अगर किसी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या है और उसमें माइनस है तो वो माइनस ऊपर भी लागू होता है, इतना ही ऊपर लागू होगा जितना नीचे। तो इस माइनस को उठा के अगर हम यहाँ I बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे U, फिर से लिखता हूं मैं, M इक्वल I अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U। ये जो नीचे है ये इतना ही काम ऊपर भी करेगा, क्योंकि हमने मैथ्स पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ा है। अगर ये नीचे लगा है माइनस तो ये ऊपर भी इतना ही कारगर साबित होगा। तो ये उत्तल दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन का सूत्र है, ये उत्तल दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन सूत्र है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, अगर कुछ समस्या हो तो बताना। इसके बाद में हम दोनों दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन का सूत्र देख लेते हैं। तो जिसका अंत में है, जो रेखिक आवर्धन का अंत है कि हमने दो दर्पण के लिए याद करा, तो हमने लिखा है दोनों दर्पणों के लिए रेखिक आवर्धन का सूत्र। जब दोनों दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन का सूत्र है तो देखिए I बाई O बराबर माइनस V बाई U। ये अवतल दर्पण के लिए भी है, उत्तल दर्पण के लिए भी है। तो यही हमारा दोनों दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन का सूत्र है। मैंने इसको आपको बताया है, अच्छे से समझ लेना। ये अवतल दर्पण के लिए भी याद करा हमने, उत्तल के लिए भी याद करा, दोनों के लिए सेम याद करा है। अगर कुछ भी आपको समस्या हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, पेज को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।